नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक कोई भी अपठित गद्यांश दिया जाता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर आपको परीक्षा में देना होता है। तो ये बहुत ही सामान्य सा विषय है, सरल विषय है कि हमें गद्यांश दिया गया है, वहीं से हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों को चुनना है। तो इस दृष्टि से इसके नंबर जो है वो सरलता से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस विषय का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश के बारे में जानते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ वह गद्यांश है जो पहले से न पढ़ा गया हो, अर्थात ऐसा गद्यांश कोई जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो। ऐसे गद्यांश किसी कहानी, निबंध या अन्य रचना के एक अंश होते हैं। इनके आधार पर छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, गद्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जो गद्यांश दिया गया है उसे आप 1 से 2 बार पढ़ लें, ताकि जो विषय है उसको आप समझ सकें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप आराम से दे सकें। दिए गए प्रश्नों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि क्या पूछा गया है, तथा फिर उनके उत्तर गद्यांश में चिन्हित करने चाहिए। जो गद्यांश है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों को चिन्हित आप कर लें। उत्तर देते समय अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो उत्तर आप दे रहे हैं वहां पर अनावश्यक बातों से बचें, अर्थात जो उत्तर है वह प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में लिखने चाहिए। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर जब हम लिख रहे हैं तो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इस विषय को समझते हैं। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, दिया गया है गद्यांश। आनंदी एक बड़े ऊंचे कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फूसन, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ही उन्हें यह स्वीकार था कि उसे अपने को भोग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंद के साथ आनंदी से विवाह हो गया। तो इस प्रकार से ये अपठित गद्यांश दिया गया है। अब इस पर आधारित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए आया था विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फूसन, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं। तो ये हम यहाँ पर उत्तर के रूप में यहाँ लिख देंगे। इसके उपरांत देखिए दूसरा प्रश्न है,
ठाकुर भूप सिंह आनंदी से अधिक प्यार क्यों करते थे? तो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि भूप सिंह आनंदी से अधिक प्यार करते थे क्योंकि वह रूपवती और गुणवती थी। यह हमने गद्यांश में पढ़ा था। इसके उपरांत तीसरा प्रश्न देखिए, श्रीकंठ सिंह ठाकुर के पास क्यों आए थे? तो श्रीकंठ सिंह ठाकुर के पास चंदे के रुपए मांगने आए थे। गद्यांश में हीन तथा दार प्रत्यय वाले एक एक शब्द छाटिए। तो देखिए, हीन के लिए जो शब्द आएगा वह होगा भाग्यहीन, क्योंकि यहाँ पर हीन जो प्रत्यय है वह लगा है और तालुकेदार दार प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा भाग्य और दुर्भाग्य। ठीक है, इस प्रकार देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। अनुशासन मानव जीवन का आवश्यक अंग है। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह खेल का मैदान हो अथवा विद्यालय, घर हो या घर के बाहर कोई सभा सोसाइटी, सभी जगह अनुशासन के नियमों का पालन करना पड़ता है। पूर्ण निष्ठा के साथ अनुशासन के नियमों के अनुसार आचरण करना पड़ता है एवं जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को उनके अनुकूल ढालना पड़ता है। इसी में उसकी सफलता निहित होती है। जिस जाति, संस्थान, समाज अथवा राष्ट्र के सदस्य अनुशासित जीवन के नियमों का पालन नहीं करते, वह जाति या समाज शीघ्र ही पतोन्मुख हो जाती है। तो इस प्रकार से यह गद्यांश था। अब देखिए इससे संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वह देखते हैं। अब देखिए जो पहला हमने गद्यांश पढ़ा था उनमें प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना था, लेकिन अब जो गद्यांश हम देख रहे हैं उसमें हमें प्रश्नों का उत्तर चुनना है, अर्थात यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो जो गद्यांश है उसमें दोनों तरह के प्रश्न होते हैं। अधिकतर आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मानव जीवन का आवश्यक अंग है। तो मानव जीवन का आवश्यक अंग क्या है? अनुशासन, अभिमान, धन दौलत, ताकत, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने जो गद्यांश है वह पढ़ा, उसके अनुसार अनुशासन मानव जीवन का आवश्यक अंग है। आरंभ में ही यह बात यहाँ पर आई थी। ठीक है, इसके उपरांत दूसरा प्रश्न देखिए, आचरण किसके अनुसार करना चाहिए? तो जो आचरण है वह हमें किसके अनुसार करना चाहिए? तो आचरण यहाँ पर आया था, अनुशासन के नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो यहाँ भी ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनुशासन। आगे देखिए, मानव की सफलता किस में निहित है? तो मानव की जो सफलता है वह अनुशासन में निहित है। ठीक है, आगे प्रश्न है, जीवन शब्द का विपरीतार्थक है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जिंदगी, स्वर्ग, मरण, जन्म। तो जो जीवन है उसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा मरण। विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द। आगे देखिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। जो हमने गद्यांश पढ़ा उसके लिए अब हमें उपयुक्त शीर्षक चुनना है। देखिए दिया गया है, अनुशासन और सफलता, अनुशासन और जीवन, अनुशासित जीवन, अनुशासन जीवन का अनिवार्य अंग। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा अनुशासन और जीवन, क्योंकि दोनों के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। इसके उपरांत हम अपठित पद्यांश के बारे में जानते हैं। देखिए, पद्यांश को कविता भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कविता का ऐसा अंश जो पहले पढ़ा हुआ न हो, अपठित पद्यांश या काव्यांश कहलाता है। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल
भाव बोध पर होता है। अतः काव्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वह भाव बोध पर आधारित होते हैं, इसलिए हमें जो कविता दी गई है या जो पद्यांश दिया गया है उसे 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। इससे काव्यांश की मुख्य भाषा समझने में आसानी होती है। इसके द्वारा आप जब कविता को 1-2 बार पढ़ेंगे तो उसकी जो भाषा है वह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वर्तमान में परीक्षाओं में अपठित गद्यांश की भांति अपठित पद्यांश के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न लघुत्तरात्मक एवं बहुविकल्पीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर कविता दी गई है, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी नाली भरेगी, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ये यहाँ पर काव्यांश दिया गया है। अब इस पर आधारित नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न है, बालक अपने भाई को क्यों बुला रहा है? तो सबसे ऊपर ही देखिए, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो किस लिए बुला रहा है जो बच्चा है? यहाँ पर देखिए विकल्प पढ़ लेते हैं। खेलने के लिए, नाव बनाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। तो हमने बताया जैसा कि काव्यांश के सबसे आरंभिक पंक्तियों में ही आया है नाव बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बादल कैसे छाए हैं? तो बादल कैसे छाए हैं देखिए यहाँ पर दिया गया है, गिर गिर कर बादल छाए। तो यहाँ पर विकल्प में देखेंगे हम कहाँ दिया गया है गिर गिर कर, तो दूसरा विकल्प हमारा दिया गया है गिर गिर कर बादल छाए। तीसरा प्रश्न देखिए, तुम रस का रिक्त स्थान भर लाओ, खाली स्थान के लिए उचित शब्द है। देखिए सरोवर, दरिया, सागर, तालाब। तो ये विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आया है तुम रस का सागर भर लाओ। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 3 सागर। ठीक है, तुम रस का सागर भर लाओ। अगला प्रश्न देखिए, खूब क्या पड़ेगा? झीम, ओला, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें देखिए पानी सचमुच खूब पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आया है इस वाली पंक्ति में। तो जो तीसरा विकल्प है पानी, वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बादल घर में लाकर क्या धरेंगे? क्या लाकर धरेंगे? झील, सागर, सरोवर, नदी। तो ये विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है लाकर घर में नदी धरेंगे। ठीक है, इस वाली पंक्ति में। तो इसके आधार पर जो विकल्प 4 है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला उदाहरण देखते हैं, बदली कहाँ गांव की माटी, बदल गए हैं लोग हमारे गांव में, भाईचारा अपनेपन का लोप हो गया, लगता है जैसे ईश्वर का कोप हो गया, ठंडी पड़ी अलावे जैसे मना रही हो शोक हमारे गांव में, गली गली में बटे रिश्ते सारे, खोज खोज कर मानव को पग पग हारे, अपनी करनी का फल ही तो लोग रहे हैं भोग हमारे गांव में। तो इस प्रकार से ये पंक्ति दी गई है जो गांव से संबंधित है। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन बदल गया है? तो इसका उत्तर होगा, देखिए आरंभ में ही लाइन आई थी, बदली कहाँ गांव की माटी, बदल गए लोग हमारे गांव के। तो कौन बदला है? उत्तर हो जाएगा गांव के लोग बदल गए हैं। इसके उपरांत देखिए, गांव से किसका लोप हो गया है? तो गांव से जो भाईचारा है उसका लोप हो गया है।
देखिए यहाँ पर आया है भाईचारा अपनेपन का लोप हो गया है। आगे प्रश्न देखिए, तीसरा है ठंडी पड़ी अलाओं से क्या लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठंडी पड़ी अलाओं से लगता है वे शोक मना रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये भाव पर आधारित प्रश्न है। आप जो अपठित गद्यांश है और अपठित काव्यांश जो है उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्दी एक नए विषय के साथ अगली कक्षा में हम मिलते हैं। आशा करता हूँ जो आज का विषय था वह अच्छे से आपको समझ आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग।